नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा एक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन 18 दिसंबर 2022 यानी रविवार को सुबह 11 बजे किया जा रहा है। आईएएस परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए आवश्यक छात्रवृत्ति प्राप्त करने का यह एक सुनहरा मौका है, जिसमें भाग लेकर आप 90% तक छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। इस छात्रवृत्ति परीक्षा में रजिस्टर कराने के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आप रजिस्ट्रेशन 18 दिसंबर 2022 को सुबह 6 बजे तक ही करा सकते हैं, क्योंकि उसके पश्चात रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे। अतः आप जल्द से जल्द इस परीक्षा में स्वयं को रजिस्टर कराएं और आकर्षक छात्रवृत्ति का लाभ उठाएं। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में एसिड अटैक सर्वाइवर्स की बेहतरी के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? आपके विकल्प हैं जीजा घोष और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य, लक्ष्मी बनाम भारत संघ की ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम। आज के द हिंदू में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। हाल ही में दिल्ली में 2 नकाबपोश लोगों ने स्कूल जा रही 17 वर्षीय एक लड़की पर तेजाब फेंक दिया। आपको ये ध्यान रखना है कि 2013 तक भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी में तेजाब हमले के अभियुक्तों पर आरोप लगाने के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं था और न ही तेजाब की बिक्री और खरीद को प्रतिबंधित करने वाले नियम थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एसिड जैसे हानिकारक पदार्थों की बिक्री को विनियमित करने के निर्देश के बाद सरकार ने एसिड हमलों को आईपीसी की धारा सेक्शन 326 ए के तहत 10 साल की सजा के साथ एक संज्ञेय अपराध घोषित किया। ये दिशा निर्देश एक तेजाब हमले के मामले की सुनवाई के दौरान देखा गया, जिसमें एक महिला लक्ष्मी के द्वारा इस मामले में अपील की गई थी, जिनका चेहरा और शरीर के अन्य अंग एक तेजाब हमले में विकृत हो गए थे। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि एसिड अटैक सर्वाइवर से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश संबंधित हैं लक्ष्मी बनाम भारत संघवाद से, और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों के न्याय निर्णय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम केंद्र सरकार को किसी विवाद के निर्णय के लिए एक तदर्थ न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार प्रदान करता है और इस न्यायाधिकरण के निर्णय अंतिम और विवाद से संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी होते हैं। इस अधिनियम के तहत ऐसे न्यायाधिकरण को भेजे जाने वाले किसी भी प्रकार के जल विवाद ना तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही किसी अन्य न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आपको सही विकल्प का चयन करना है और आपके ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, दोनों की कोई भी नहीं। आज के द हिंदू में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पेन्नैयार नदी में निर्माण कार्यों को लेकर विवाद को सुलझाने के लिए केंद्र को एक अंतरराज्यीय नदी जल विवाद न्यायाधिकरण गठित करने के लिए 3 महीने का समय प्रदान किया है। आपको ध्यान रखना है कि तमिलनाडु ने 2018 में इस नदी में चेक डैम और डायवर्जन संरचनाओं पर कर्नाटक के निर्माण कार्यों के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया था। जब हम अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों की बात करते हैं तो इसमें आपको राज्य सूची की प्रविष्टि 17 ध्यान रखनी होगी, जो जल से संबंधित है। साथ ही इसमें संघ सूची की प्रविष्टि 56 याद रखनी होगी, जो केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के विनियमन और विकास के लिए संसद को शक्ति प्रदान करती है। इसके तहत अनुच्छेद 262 के तहत जल संबंधी विवादों के मामलों में संसद विधि के द्वारा किसी अंतरराज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत के न्याय निर्णय के लिए प्रावधान कर सकती है। संसद कानून के द्वारा प्रदान कर सकती है कि ना तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही कोई अन्य अदालत उपरोक्त वर्णित किसी विवाद या शिकायत के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगी।
इसी के अनुरूप अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम को बनाया गया है, जिसमें केंद्र सरकार को किसी विवाद के निर्णय के लिए एक तदर्थ न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार प्रदान किया गया है और इस न्यायाधिकरण के निर्णय अंतिम और विवाद से संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी होते हैं। इस रूप में आप ये देख सकते हैं, अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों के न्याय निर्णयन के संबंध में दोनों के दोनों जो कथन हैं वह हमारे सही हैं और हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, दोनों। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, बेपोर उरु नाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह तमिलनाडु में कुशल कारीगरों और बढ़ई द्वारा दस्तकारी वाला एक लकड़ी का जहाज है। इसे हाल ही में भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है। आपको दिए गए कथनों में से बताना है कि कौन सा या से सही है या है। आपके विकल्प हैं केवल एक, केवल दो, दोनों की कोई भी नहीं। आज के द हिंदू में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। हाल ही में जिला पर्यटन संवर्धन परिषद कोझिकोड ने एक प्रसिद्ध बेपोर उरु नाव के लिए भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग के लिए आवेदन किया है। आपको ध्यान रखना है कि जब हम बात करते हैं बेपोर उरु नाव की, तो यह है बेपोर केरल में कुशल कारीगरों और बढ़ई द्वारा दस्तकारी की गई एक लकड़ी की ढो यानी जहाज या फिर नौकायन पोत है। बेपोर उरु केरल के व्यापारिक संबंधों और खाड़ी देशों के साथ दोस्ती का प्रतीक है। रिकॉर्ड ये बताते हैं कि पहली शताब्दी ईस्वी के बाद से ही बेपोर उरु दुनिया भर के व्यापारियों के लिए प्रसिद्ध समुद्री केंद्र रहा है और प्रतिष्ठित उरु जहाजों की लगभग 2000 सालों से उच्च मांग देखी गई है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि बेपोर उरु नाव के संदर्भ में दोनों ही जो कथन है वह सही नहीं है, क्योंकि यह केरल में कुशल कारीगरों और बढ़ई द्वारा दस्तकारी वाली लकड़ी की जहाज है और साथ ही भौगोलिक संकेतक के संदर्भ में अभी फिलहाल मांग ही की गई है। इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई भी सही नहीं है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जनजाति और राज्य संघ राज्य क्षेत्र, भूटिया सिक्किम, डोडिया गुजरात, गोंड ओडिशा, मालासर तमिलनाडु। आपको बताना है कि ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं। आपके विकल्प हैं केवल एक युग्म, केवल दो युग्म, केवल तीन युग्म की सभी चारों युग्म। भूटिया जनजाति के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि यह है सिक्किम राज्य में रहने वाले लोगों का एक समुदाय है जो सिक्किमी भाषा बोलते हैं। यह एक तिब्बती भाषा है जो मानक तिब्बती के साथ काफी पारस्परिक रूप से सुगम है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं ढोडिया जनजाति की, तो यह है भील आदिवासी लोग हैं। अधिकांश ढोडिया जनजाति गुजरात के दक्षिणी भाग यानी नवसारी, सूरत और वलसाड जिलों में संकेंद्रित है। वे डोडिया भाषा बोलते हैं जिसमें कुछ अनोखे शब्द हैं, साथ ही कुछ शब्द गुजराती और मराठी से भी प्रभावित हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं गोंड जनजाति की, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि यह सबसे बड़े आदिवासी समुदायों में से एक हैं जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा राज्यों में विस्तृत हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं मालासर जनजाति की, तो वे केरल और तमिलनाडु में नामित अनुसूचित जनजाति हैं। ये अन्नामलाई पहाड़ियों में पश्चिमी घाट के शुरुआती ज्ञात निवासियों में से एक हैं। इस रूप में जनजातियों के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि चारों के चारों जो युग्म हैं वह सही सुमेलित हैं और हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, सभी चारों युग्म। आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अब हम यूपीएससी के द्वारा 2022 में पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। संगम कविताओं में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं है। संगम साहित्य में जादुई शक्तियों को असंगत बताया गया है। संगम साहित्य के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि संगम साहित्य के रूप में जानी जाने वाली कविताओं का संग्रह विविध कवियों के द्वारा लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक लगभग 6 शताब्दियों में रचित किया गया।
ये कार्य प्रारंभिक तमिल संस्कृति, दक्षिण भारत के भूमध्य सागरीय, पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया आदि के साथ व्यापार संबंधों में एक अंतर्दृष्टि को प्रदान करते हैं। इस प्रकार से संगम साहित्य भौतिक संस्कृति को दर्शाता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि संगम कविताएं दो मुख्य विषयों से संबंधित हैं, जिसमें एकम और पूरम महत्वपूर्ण है। एकम जिसमें प्रेम पर बल है और पूरम जिसमें राजाओं की प्रशंसा और उनके कर्मों को शामिल किया गया है। इसमें कई कविताएं विशेष रूप से वीरता पर केंद्रित हैं, इसलिए यह योद्धा नैतिकता से भी संबंधित हैं। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि संगम साहित्य पवित्र या जादुई शक्तियों में विश्वास को दर्शाता है, जिसे अनंकु कहा जाता है। संगम साहित्य किसी विशेष सामाजिक या धार्मिक समूह का उत्पाद नहीं है। इन्हें लगभग 600 साल की अवधि में विभिन्न समयों पर रचित किया गया, जिन्हें विभिन्न स्तरों के लोगों जैसे कि राजकुमारों, किसानों, व्यापारियों, कुम्हारों, बढ़ई, ब्राह्मणों के साथ साथ जैन और बौद्धों के द्वारा भी लिखा गया। इस प्रकार ये कविताएं अलग अलग सामाजिक समूहों से संबंधित हैं, यानी संगम कवियों को वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण ज्ञात था। इस रूप में हम ये देख सकते हैं कि इसमें केवल दूसरा कथन सही है और हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। अब हम आज का तथ्य यानी फैक्ट ऑफ द डे को देख लेते हैं, जिसमें हम बात करेंगे आर्कटिक में जलवायु परिवर्तन पर। हाल ही में एक नवीन अध्ययन में इस बात की ओर इशारा किया गया है कि किस प्रकार से आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तीव्रता से नजर आ रहे हैं। इसके चलते न केवल आर्कटिक की बर्फ पिघलती देखी जा सकती है, अपितु वहां की जलवायु और मौसम में बदलाव के साथ साथ इसका प्रभाव स्थानीय समुदायों, वन्य जीवों और पारिस्थितिकी तंत्र पर भी देखा जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार तापमान वृद्धि के चलते आर्कटिक क्षेत्र में वर्षा की मात्रा में भी वृद्धि देखी गई है, जिसने वहां की बर्फ को पिघलाने में और योगदान किया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आर्कटिक के विभिन्न क्षेत्रों में जो वर्षा की मात्रा में वृद्धि देखी गई है, उसमें 3 महत्वपूर्ण कारक हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला कारक यह है कि चूंकि गर्म हवा अधिक नमी धारण कर सकती है, इसलिए आर्कटिक क्षेत्र में हवा के गर्म होने से वहां अधिक वर्षा हो रही है। इसके अलावा जैसे जैसे समुद्री बर्फ पिघलते हुए पीछे हट रही है, वैसे वैसे वहां से गुजरने वाले तूफान खुले समुद्र से आर्द्रता को सोखते हैं और अधिक वर्षा को करते हैं। इसके अलावा इसी प्रकार से यह भी देखा गया है कि आर्कटिक तक पहुंचने से पहले जब तूफान गर्म पानी के ऊपर से होकर गुजरते हैं, तो इससे उन्हें अधिक ऊर्जा मिलती है और वह अधिक तीव्रता से वर्षा करते देखे जाते हैं। इस प्रकार विभिन्न कारकों के चलते आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ तेजी से पिघल रही है। आंकड़ों के अनुसार आर्कटिक क्षेत्र में मार्च में आमतौर पर बर्फ अपने सबसे उच्च स्तर पर होती है, जबकि सितंबर में अपने सबसे कम स्तर पर देखी जाती है। किंतु अध्ययन के अनुसार इस साल दोनों ही बिंदुओं पर बर्फ का स्तर सबसे कम देखा गया है, जो चिंता का कारक है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि ग्रीनलैंड की बर्फ की जो चादर है वह पिछले 25 सालों में काफी तेजी से पिघली है और ये साल भी इससे अलग नहीं रहा। विशेष रूप से इस साल सितंबर में बर्फ के पिघलने की दर असाधारण रूप से देखी गई, जो आमतौर पर गर्मियों में ही देखी जाती है। इस साल सितंबर में ही एक उच्च दबाव प्रणाली देखी गई, जिसने गर्म और नम हवा को ग्रीनलैंड में लेकर आया, जिसने वहां के तापमान को 36 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ा दिया। विशेष रूप से अलास्का के क्षेत्र में भी इस साल पारा 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक देखा गया है, जिसने सर्दियों के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। विशेष रूप से तापमान उस समय देखा जा रहा है जब वहां पे सूर्य तक उदित नहीं होता। इस प्रकार से अलास्का आदि क्षेत्रों में तापमान की वृद्धि निश्चित ही चिंता का कारण है, जिसका और अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS के आज के अंक पे फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।